दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे मशहूर स्पोर्ट्स कार फेरारी के पीछे इतनी दर्दनाक कहानी छिपी है? एक ऐसा इंसान जिसने अपनी जिंदगी सिर्फ जीतने के लिए जी, लेकिन हर जीत के बदले उसने कुछ न कुछ खोया। कभी अपना बेटा, कभी अपने सबसे बेहतरीन ड्राइवर और कभी अपने ही परिवार का भरोसा। साल 1957 फेरारी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। उसकी शादी टूट चुकी थी और दुनिया उसे हत्यारा कह रही थी। लेकिन इसी मुश्किल समय में उसे जीतनी थी दुनिया की सबसे खतरनाक रेस, मिल मिलिया। एक ऐसी रेस जिसमें जीतने वाला हीरो बनता था और हारने वाला शायद जिंदा भी नहीं बचता था। तो आखिर क्या हुआ उस रेस में? क्यों एंजो फरारी पर मासूम लोगों की मौत का आरोप लगा और कैसे एक जीत ने उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फरारी 2023 की पूरी कहानी, आसान हिंदी में, शुरुआत से लेकर आखिर तक। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का अंत शायद आपको अंदर तक झकझोर देगा। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। साल 1957। रेसिंग सिर्फ एक खेल नहीं था, ये मौत के साथ किया गया एक खूनी सौदा था। इस खूंखार लेकिन खूबसूरत दुनिया के केंद्र में खड़ा है एंजो फेरारी, एक ऐसा इंसान जिसकी कारों की पूजा भगवान की तरह की जाती है, लेकिन जिसकी निजी जिंदगी राख में तब्दील हो रही है। कहानी की शुरुआत इटली की एक सर्द नीली सुबह से होती है। एंजो चुपचाप एक सोती हुई औरत की बाहों से खुद को अलग करता है। ये लीना है, उसकी सीक्रेट मिस्ट्रेस, और दालान के उस पार सो रहा है पिएरो, उसका नाजायज बेटा। एंजो एक भूत की तरह खामोशी से बाहर निकलता है। अपनी कार को स्टार्ट करने से पहले ढलान पर खामोशी से धकेलता है ताकि कोई जाग न जाए। वो अपनी दो अलग अलग जिंदगियों को एक दूसरे से टकराने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, लेकिन आज ये टक्कर होकर रहेगी। एंजो वापस मुड़ना लौटा है अपनी असल आधिकारिक जिंदगी में, लेकिन खबर पहले ही हवा में फैल चुकी है। मैसेराटी का सबसे खूंखार रेसर जीन बेहरा शहर में आ चुका है। मैसेराटी खून की प्यासी है। उनका मकसद फेरारी के लैप रिकॉर्ड को तोड़ना और उनके रेसिंग के ताज को छीनना है। लेकिन एंजो के लिए सबसे बड़ा खतरा रेसिंग ट्रैक पर नहीं, बल्कि उसके अपने घर के अंदर उसका इंतजार कर रहा है। वो अपनी आलीशान हवेली में कदम रखता है तो अपनी पत्नी लौरा को जगा हुआ पाता है। उनके बीच की हवा में जहर घुला है जो उनके इकलौते जायज बेटे डीनो की हाल ही में हुई दर्दनाक मौत से और भी जानलेवा हो गया है। लौरा एक ऐसी माँ है जो अपने अथाह दुख में डूब चुकी है, लेकिन साथ ही वो एक बेहद तेज तर्रार बिजनेसवुमन भी है जिसके पास फेरारी एम्पायर के आधे शेयर्स हैं। जब एंजो अपनी रातों की गैर हाजिरी पर उसके गुस्से को नजरअंदाज करता है तो लौरा चुपचाप अपनी दराज से एक लोडेड पिस्तौल निकाल लेती है। जैसे ही एंजो अपनी रेसिंग टीम का फोन उठाता है, एक गोली सुबह के सन्नाटे को चीर देती है। लौरा जानबूझकर अपना निशाना थोड़ा सा खिसका लेती है, लेकिन उसका खौफनाक मैसेज बिल्कुल साफ है। वो अपने टूटने की कगार पर है और एंजो एक बेहद खतरनाक खाई के ऊपर बंधी रस्सी पर चल रहा है। इस जानलेवा हमले से बेपरवाह एंजो धुएं को किनारे करता है। उसे एक जंग जीतनी है। मैसेराटी लोकल ऑटोड्रोम में अपनी नई कार की टेस्टिंग कर रही है और उनके इंजनों की चीख इतनी तेज है कि उसकी आवाज पास के उस चर्च तक पहुंच रही है जहां एंजो और उसके मैकेनिक संडे मास प्रार्थना में शामिल है। जबकि पादरी प्रार्थना कर रहा है, एंजो और उसके आदमी चुपके से अपनी चमचमाती स्टॉपवॉच का बटन दबाकर बाहर मौजूद अपने अनदेखे दुश्मन के लैप टाइम को नोट कर रहे हैं। सच्चाई एक कड़वे घूंट जैसी है। मैसेराटी ने अभी लैप रिकॉर्ड तोड़ दिया है। एंजो की आंखें बिल्कुल सुन्न हो जाती है। उसके लिए हारना मौत से भी बदतर है। वो तुरंत ट्रैक पर पहुंचता है और अपने स्टार ड्राइवर यूजेनियो कास्टेलोटी को बुलाता है, जो उसे सीधे उसके होटल के बिस्तर से निकालकर खतरे के मुंह में धकेल देता है। एंजो की मांग है कि कास्टेलोटी खुखार लाल फेरारी 801 को ट्रैक पर उतारे और उनका खोया हुआ सामान वापस लाए। वो नौजवान ड्राइवर उस गरजती हुई मशीन में बैठता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि वो एक बेहद खतरनाक और जानलेवा खेल का मोहरा बनने जा रहा है। जैसे ही कास्टेलोटी ट्रैक पर रफ्तार पकड़ता है, एंजो किनारे खड़ा अपनी स्टॉपवॉच पर आंखें गड़ाए रहता है। समय बहुत धीमा है, उसे और रफ्तार चाहिए और पावर। वहीं किनारे पर खड़ा एक अक्खड़ रईस नया रेसर अल्फोंसो दे पोटेगो एंजो से मौका मांगता है, लेकिन एंजो उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। उसका पूरा ध्यान कास्टेलोटी को उसकी आखिरी लिमिट तक धकेलने पर है। कास्टेलोटी का इंजन चीख रहा है। वो अपने सख्त बॉस को खुश करने के लिए उन आखिरी नामुमकिन सेकंड्स को कम करने की जीतोड़ कोशिश कर रहा है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। घास के मैदान से ब्रेक के लॉक होने की एक भयानक चीख गूंजती है। दूर से एंजो काले धुएं का एक खौफनाक गुबार देखता है। टॉप स्पीड पर कास्टेलोटी की कार के ब्रेक पूरी तरह फेल हो चुके हैं। वो लाल मशीन ट्रैक से उछलकर कंक्रीट के बैरियर से इतनी भयानक रफ्तार से टकराती है कि कार हवा में कलाबाजियां खाती हुई लोहे और रबर के टुकड़ों में बिखर जाती है। कास्टेलोटी हवा में कई फीट ऊपर उछल जाता है और एक पल में उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है। एंजो बिल्कुल सुन्न खड़ा रह जाता है, जबकि पूरा ट्रैक चीख पुकार और एम्बुलेंस के सायरन की डरावनी आवाजों में डूब जाता है। इस हादसे के बाद एक भयानक पीआर नाइटमेयर शुरू होता है। सुबह के अखबार एंजो को एक बेरहम कातिल करार देते हैं, एक ऐसा खूंखार शैतान जो अपनी जीत के लिए अपने ही बच्चों को खा जाता है। यहाँ तक कि उसकी अपनी माँ भी उसे ताना मारती है कि वो इटली के युवा हीरोज का कत्ल कर रहा है। लेकिन बंद दरवाजों के पीछे उसका भरोसेमंद फाइनेंशियल एडवाइजर उसे एक और मौत की खबर देता है। फेरारी कंपनी पूरी तरह से दिवालिया हो चुकी है। वे कस्टमर कारें बेचकर जितना कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा रेसिंग पर खर्च कर देते हैं। उनके पास बचने का सिर्फ एक ही आखिरी और खौफनाक रास्ता बचा है। उन्हें इटली की आम सड़कों पर होने वाली दुनिया की सबसे खतरनाक 1000 मील लंबी ओपन रोड रेस मिल मिलिया में हिस्सा लेना होगा और उसे हर हाल में जीतना होगा। जीत से इन्वेस्टर्स आएंगे और कारें बिकेंगी, लेकिन हार का मतलब है फेरारी के नाम का हमेशा के लिए मिट जाना। लेकिन अपने स्टार ड्राइवर की मौत, कंपनी की तिजोरी पर कुंडली मारे बैठी एक गुस्सैल पत्नी और खून के प्यासे पब्लिक के बीच एंजो एक जानलेवा चक्रव्यूह में फंस चुका है। वो अपनी ठंडी शातिर नजरें उस नए रेसर डी पोटागो की तरफ घुमाता है। एंजो को एक ऐसे ड्राइवर की तलाश है जो मौत की आंखों में आंखें डालकर भी पलक न झपकाए, लेकिन इन लापरवाह नौजवानों को मिले मिलिया में भेजना उनके डेथ वारंट पर हस्ताक्षर करने जैसा है। इतिहास की सबसे खतरनाक रेस की बिसात बिछ चुकी है और इस खौफनाक त्रासदी की तो बस ये शुरुआत है। एक स्टीम ट्रेन की भारी दमघोंटू फुफकार ने मोडेना रेलवे स्टेशन को मातम के सन्नाटे में लपेट रखा है। यूजेनियो कास्टेलोटी के काले कपड़े से ढके ताबूत को एक गाड़ी में लादा जा रहा है और उसके साथ उसका रईस रोमन परिवार है। एक बड़े से स्टील के खंभे के अंधेरे में छिपा एंजो फेरारी पूरी तरह खामोशी से सब कुछ देख रहा है, जो अपने ही ड्राइवर के जनाजे में एक अजनबी बन चुका है। वो वहां अमीरी के घमंड का एक घिनौना खेल देखता है। कास्टेलोटी का परिवार उसकी रोती बिलखती गर्लफ्रेंड सिसिलिया को बीच में ही रोक लेता है और उससे वो सारे गहने बेरहमी से छीन लेता है जो उस युवा ड्राइवर ने उसे कभी तोहफे में दिए थे। उसी रात एंजो चुपके से सिसिलिया के होटल के कमरे में पहुंचता है। वो पूरी तरह टूट चुकी है, अपना सामान पैक कर रही है और उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो आने वाले दिन कैसे काटेगी। अपने एक दुर्लभ और पिता जैसे बर्ताव में एंजो उसे पूरी आर्थिक सुरक्षा देने का वादा करता है। उन दोनों के बीच एक अनकहा कड़वा सच मौजूद है। कास्टेलोटी की जान किसी मैकेनिक की गलती ने नहीं ली थी, बल्कि उसकी अपनी तानाशाह मां के उस भारी मानसिक दबाव ने ली थी जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन एंजो ये अच्छी तरह जानता है कि इटली की जनता उसे हमेशा उसी शैतान के रूप में देखेगी जो विधवा बनाने वाली मशीनें तैयार करता है। लेकिन एंजो के पास मातम मनाने का वक्त नहीं। उसके एम्पायर की दीवारें तेजी से ढह रही हैं। उसका मुख्य आर्थिक सलाहकार उसे एक भयानक अल्टीमेटम देता है। आजाद रेसिंग का दौर अब खत्म हो चुका है और अगर फेरारी को जिंदा रहना है तो उसे फिएट या फोर्ड जैसी किसी बहुत बड़ी ऑटोमोटिव कंपनी के साथ साझेदारी करनी होगी। लेकिन नेगोशिएशन की टेबल तक पहुंचने के लिए भी एंजो को अपनी ही कंपनी पर पूरी तरह से तानाशाही कंट्रोल चाहिए और यही एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी है, क्योंकि उसकी गुस्सैल और दुखी पत्नी लौरा कानूनी तौर पर आधी कंपनी की मालिक है और मारानेलो फैक्ट्री
फैक्ट्री के असली कागजात उसी के नाम पर है। एंजो को अपना भारी अहंकार निगलकर अपनी पत्नी से पावर ऑफ अटॉर्नी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। लॉरा, जो इस मौके की ही ताक में थी, राजी तो हो जाती है, लेकिन वो इसकी एक जानलेवा और डरावनी कीमत मांगती है। वह $5 लाख का एक ऐसा चेक मांगती है जिस पर एंजो के दस्तखत हो। ये एक इतनी बड़ी रकम है जो उनके पास है ही नहीं। अगर लॉरा ने कोई भी कॉर्पोरेट डील पक्की होने से पहले वो चेक बैंक में लगा दिया तो फेरारी रातों रात दिवालिया हो जाएगी और उसका पूरा वजूद मिट्टी में मिल जाएगा। कोई और रास्ता न होने पर एंजो अपना पेन उठाता है और उस पर साइन कर देता है, जो असल में अपनी ही पत्नी के हाथ में एक लोडेड बंदूक थमाने जैसा है, जिसका निशाना सीधे एंजो के सिर पर है। कंपनी पर एक अच्छे धागे जैसी पकड़ के साथ एंजो वापस ट्रैक की क्रूर दुनिया की तरफ मुड़ता है। वो मीडिया को फैक्ट्री के प्रांगण में बुलाता है और अपनी ताकत दिखाते हुए उन पत्रकारों को धक्के मारकर बाहर निकाल देता है जिन्होंने उसके दिवालिया होने की अफवाहें छापी थी या उसे कातिल कहा था। बाकी बचे हुए वफादार पत्रकारों के सामने वो आने वाली जानलेवा मिल मिग्लिया रेस के लिए अपनी स्प्रिंग टीम का ऐलान करता है। इस टीम में पीटर कॉलिंस और उम्रदराज टैक्टिशियन टारूफी जैसे पुराने और तजुर्बेकार रेसर्स हैं, लेकिन सारी लाइमलाइट वो नया रेसर चुरा लेता है, अल्फोंसो डी पोर्टागो। वो रई स्पेनिश नौजवान अपनी ग्लैमरस हॉलीवुड गर्लफ्रेंड एक्ट्रेस लिंडा क्रिश्चियन के साथ प्रांगण में पूरे स्वैग के साथ एंट्री लेता है और देखते ही देखते फेरारी का शांत पैडॉक एक शोर शराबे वाले मीडिया सर्कस में बदल जाता है। एंजो की आंखों में घिन और गुस्सा साफ नजर आता है। वो अपनी टीम से किसी भी हाल में परफेक्शन चाहता है और वो डी पोर्टागो को सीधे चेतावनी देता है कि जब कोई 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से 2 टन के बम को चला रहा हो तो वहां ध्यान भटकने, हिचकिचाहट या कैमरे के फ्लैश के लिए बिल्कुल कोई जगह नहीं होती। एक तरफ एंजो फैक्ट्री में एक अजय और क्रूर बॉस का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी सालों से बुनी गई सीक्रेट दोहरी जिंदगी के धागे उधड़ने लगते हैं। सिसिलिया को देने के लिए एंजो के बैग में कैश ढूंढते हुए लॉरा के हाथ एक धातु की चीज से टकराते हैं। वो एक छोटी सी जंग लगी पीली टॉय रेसिंग कार बाहर निकालती है। ये एक रोंगटे खड़े कर देने वाली खोज है। वो घिसी हुई टॉय कार उनके दिवंगत बेटे डीनो की तो बिल्कुल नहीं है। लॉरा के दिमाग में शका एक काला और खौफनाक बीज बोया जा चुका है। एक डरावने सच की तलाश में लॉरा अपने ड्राइवर को फौरन शहर से बाहर चलने का आदेश देती है और बलखाती सड़कों से होते हुए वो कास्टल वेट्रो नाम के एक शांत खेतीहर गांव में पहुंचती है। एक सुनसान हवेली के लोहे के गेट के बाहर खड़ी होकर वो अंदर झांकती है। उसे एक घर के बाहर बच्चे की एक हरी साइकिल खड़ी दिखाई देती है। एक भयानक सच्चाई उसके सीने को चीरने लगती है। अब और अंधेरे में रहने से इनकार करते हुए लॉरा सीधे मोडेना लौटती है और एक तूफान की तरह बैंक मैनेजर के ऑफिस में घुस जाती है। अपनी नई पावर ऑफ अटॉर्नी का रोप झाड़ते हुए वो बैंक के बेहद खुफिया लेजर्स बही खातों को देखने की मांग करती है। बैंक मैनेजर पसीने से तरबतर हो जाता है और अपने सबसे बड़े क्लाइंट को बचाने की लड़खड़ाती हुई कोशिश करता है, लेकिन लॉरा का हुक्म पत्थर की लकीर है। वो अपनी उंगली से स्याही से लिखे कॉलम्स को तब तक स्कैन करती है जब तक कि उसे वो नहीं मिल जाता जिसकी उसे तलाश थी। फैक्ट्री द्वारा लीना लाडी नाम की एक औरत को हर महीने भेजे जाने वाले पैसे का हिसाब, एक ऐसा पेमेंट जो 1940 के दशक से चला रहा है। ये धोखा इतना बड़ा और खौफनाक था कि लॉरा पूरी तरह टूट जाती है। एक दशक से भी ज्यादा समय तक जब लॉरा अस्पतालों के चक्कर काट रही थी और अपने जायज बेटे को एक लाइलाज बीमारी से तड़पते हुए देख रही थी, उसका पति चुपचाप एक दूसरी दुनिया बसा रहा था और गांव में एक स्वस्थ नाजायज वारिस को पाल रहा था। वह कांपते हुए हाथों से एक पब्लिक टेलीफोन बॉक्स की तरफ बढ़ती है। उसकी आवाज में एक बर्फीला और खौफनाक गुस्सा है। वह एंजो के ऑफिस का नंबर डायल करती है। जब एंजो फोन उठाता है तो लॉरा लीना लाडी का नाम एक जिंदा ग्रेनेड की तरफ फेंकती है। वह सबसे भयानक और आखिरी सवाल पूछती है, क्या वह लड़का तुम्हारा है? अपने ऑफिस में कैद बाहर गरजते हुए इंजनों के शोर के बीच एंजो अपनी आंखें बंद कर लेता है। वो केवल एक ही शब्द बोल पाता है, हाँ। फोन लाइन तुरंत कट जाती है। एंजो की इतने सालों से बचाकर रखी गई दुनिया अभी अभी एक जोरदार धमाके के साथ तबाह हो चुकी है। लेकिन फेरारी की इस बेरहम दुनिया में रेसिंग रुक नहीं सकती। जैसे ही उसकी आग बबूला पत्नी वो चेक हाथ में लिए वहां से निकलती है जो उसे पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। एंजो के ड्राइवर्स को फ्रांस के रूएन में एक खतरनाक वार्म अप रेस के लिए भेज दिया जाता है, जहां डी पोर्टागो को पहली बार इस बात का खौफनाक एहसास होने वाला है कि एंजो फेरारी के लिए गाड़ी चलाने का असली मतलब क्या होता है। रेसिंग की खौफनाक हकीकत यही है कि एक पल की हिचकिचाहट से सिर्फ आपकी ट्रॉफी नहीं छिनती बल्कि ये आपकी जान भी ले सकती है। फ्रांस के बेहद तेज रफ्तार वाले रूएन सर्किट पर अल्फोंसो डी पोर्टागो को ये सबक सबसे खतरनाक तरीके से मिलने वाला है। जीन बहरा की गरजती हुई मासेराटी का पीछा करते हुए डी पोर्टागो की लाल फेरारी गंदे बारिश के पानी और इंजन के तेल की अंधी कर देने वाली बौछारों में फंसी हुई है। दोनों कट्टर दुश्मन तेजी से ढलान पर नीचे की तरफ एक दूसरे के बिल्कुल अगल बगल दौड़ रहे हैं और वो नूवोमोंड नाम के एक बेहद खतरनाक और संकरे हेयरपिन टर्न मोड़ की तरफ बढ़ रहे हैं। वे खौफनाक रफ्तार पर हैं, पूरी तरह से एक दूसरे से भिड़े हुए और दोनों आक्रामक तरीके से अंदर की एक ही लाइन रास्ते पर कब्जा करना चाहते हैं। उस पल का विज्ञान बड़ा ही डरावना और सीधा है। दो गाड़ियां एक ही समय पर एक ही जगह मौजूद नहीं रह सकती। दोनों में से किसी एक को ब्रेक मारना होगा वरना दोनों एक खौफनाक मौत मारे जाएंगे। आखिरी के उस माइक्रोसेकंड में डी पोर्टागो घबरा जाता है। वो अपना पैर एक्सेलरेटर से हटा लेता है और अपनी जान बचाने के लिए वो रास्ता छोड़ देता है। बहरा पूरी ताकत से उस मोड़ को पार कर जाता है और जीत छीन लेता है। दूर से ये सब देखते हुए एंजो फेरारी को बेहद घिनाती है। उसके लिए अपनी जान बचाने की फितरत एक कमजोरी है। वो तुरंत अपने पिट क्रू को आदेश देता है कि डी पोर्टागो को रोके और उसे कॉकपिट से बाहर निकाले। अपनी ताकत और दबदबे का घिनौना प्रदर्शन करते हुए एंजो उस रई स्पेनिश रेसर को हटाकर उसकी जगह अपने पुराने और तजुर्बेकार ड्राइवर पीटर कॉलिंस को बैठा देता है। लेकिन ट्रैक किसी को माफ नहीं करता। स्टीयरिंग पकड़ने के कुछ ही पलों बाद कॉलिंस का कंट्रोल छूट जाता है और उसकी कार बैरियर को रगड़ते हुए पेड़ों के एक झुंड में जा घुसती है, जिससे कार के पहिए बुरी तरह उखड़ जाते हैं। उस चकनाचूर हो चुकी कार को एक फ्लैटबेड ट्रक पर लादकर दूर ले जाया जाता है, जो इस बात का एक खौफनाक रिमाइंडर है कि यहाँ जीत और मौत के बीच सिर्फ एक बाल बराबर का फासला है। उसी दोपहर एंजो अपने चुनिंदा ड्राइवर्स को कैवलिनो रेस्टोरेंट के प्राइवेट बैक रूम में बुलाता है। वो चिल्लाता नहीं है, उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी और खौफनाक है। वो अपनी स्प्रिंग टीम को देखता है और उनके अहंकार को बेरहमी से कुचल कर रख देता है। वो उनसे कहता है कि वे शरीफ स्कूली बच्चों की तरह बर्ताव कर रहे हैं, जो अपनी पहचान के संकट से डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने किसी विरोधी को सड़क से उतार दिया तो जनता क्या सोचेगी। वो रूएन के उस हेयरपिन टर्न को एक खौफनाक स्पष्टता के साथ समझाता है। वो बताता है कि जीन बहरा किसी बेहतर इंजन की वजह से नहीं जीता। बहरा इसलिए जीता क्योंकि उस चंद सेकंड में वो मरने के लिए पूरी तरह से तैयार था। एंजो मांग करता है कि उसके ड्राइवर्स के सीने में एक क्रूर और खूंखार खालीपन होना चाहिए। अगर वे उसकी मशीनों में बैठने जा रहे हैं तो उनके अंदर जीतने की एक ऐसी खूनी प्यास होनी चाहिए जो उनके मौत के खौफ को पूरी तरह से मिटा दे। डी पोर्टागो को मानसिक रूप से उसकी आखिरी हद तक धकेलने के लिए एंजो स्पेनिश रेसर की पिछली कायरता का इनाम उसे एक जानलेवा प्रमोशन देकर देता है। आने वाली मिल मिग्लिया के लिए वो डी पोर्टागो से उसकी संभलने वाली कार छीन लेता है और उसे सबसे खूंखार और सबसे ज्यादा पावरफुल फेरारी 335 थमा देता है। एंजो उसे एक ऐसा दानव सौंप रहा है और बिना कुछ कहे उसे चुनौती दे रहा है कि या तो इसे काबू करो या फिर इसे चलाते हुए मौत के घाट उतर जाओ। लेकिन डामर के ट्रैक पर चल रही ये जंग उस प्रलयंकारी युद्ध के सामने कुछ भी नहीं है जो घर पर एंजो का इंतजार कर रहा है। जब वो मोडेना में अपनी अंधेरी हवेली लौटता है तो लॉरा मोमबत्तियों की टिमटिमाती रोशनी के बीच परछाइयों में उसका इंतजार कर रही है। वह अनकहा सच आखिरकार फट चुका है। वो एंजो पर सिर्फ एक सीक्रेट मिस्ट्रेस रखने के लिए हमला नहीं करती बल्कि उनके साझे दुख में दिए गए उस भयानक धोखे के लिए भी उस पर टूट पड़ती है। आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ
लॉरा चीखती है कि एंजो ने उनके जायज बेटे डीनो को एक टर्मिनल बीमारी से तड़पकड़ कर मरने दिया, जबकि वो गांव में अपने एक स्वस्थ और नाजायज वारिस को पाल रहा था। इस इल्जाम से बुरी तरह टूट चुका एंजो भी पलटवार करता है और बताता है कि उसने डीनो को बचाने के लिए कैसे सालों तक मेडिकल चार्ज और डाइट्स में पागलों की तरह सिर खपाया था और वो उस बीमारी के आगे कितना बेबस था जिसने उसके बेटे के शरीर को नोच खाया था। ये उन दो लोगों के बीच का एक बेहद खौफनाक और सांसें रोक देने वाला टकराव है जो अपने दुख से पूरी तरह खोखले हो चुके हैं। लेकिन लॉरा के पास आखिरी और सबसे बड़ा तुरुप का इक्का है। उन दोनों के बीच मेज पर $500 मिलियन का वह अनकैश किया हुआ चेक रखा है। वो कल ही बैंक में जाकर उसे कैश करा सकती है और पूरे फेरारी एम्पायर को राख में मिला सकती है, लेकिन इसकी बजाय वो नोटों की गड्डियों का बंडल उसकी तरफ खिसका देती है। वो उसे बचाने के लिए पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन इसके साथ एक बेरहम और अटूट खूनी समझौता जुड़ा है। जब तक वो इस धरती पर सांस ले रही है, उस नाजायज लड़के पियरो को कानूनी तौर पर कभी भी फेरारी का नाम नहीं मिलेगा। एंजो उस औरत को देखता है जिससे उसने कभी प्यार किया था और वो खुद के ही बुने हुए एक पिंजरे में फंसा हुआ महसूस करता है। वो धीरे से सिर हिलाता है और उस दर्दनाक सौदे को कबूल कर लेता है। उसकी कंपनी जिंदा रहेगी, लेकिन उसका बेटा हमेशा के लिए एक साया बनकर रह जाएगा। अपनी आर्थिक बर्बादी को कुछ समय के लिए टालने के बाद एंजो अपनी पूरी ताकत उस सबसे बड़े इम्तिहान पर लगा देता है। मिल मिगलिया ब्रेशिया शहर के चौक पर आधी रात का समय है और हवा बारिश, धुएं और एकदम घुंटू तनाव से भारी हो चुकी है। सैकड़ों कारें एक के पीछे एक कतार में खड़ी हैं और उनके भारी भी 12 इंजन पुरानी मध्ययुगीन दीवारों से टकराकर किसी तोपखाने की तरह गरज रहे हैं। एंजो मैकेनिकों और फोटोग्राफरों की उस अराजक भीड़ के बीच से रास्ता बनाता है और अपनी टीम को आखिरी और खौफनाक हिदायतें देता है। वडी पोटागो की खूंखार 335 कार के कॉकपिट में झुकता है और उस घबराए हुए ड्राइवर को एक छोटी सी ऑटोग्राफ बुक देता है। ये पियरो के लिए है। ये इस बात का एक भारी और दर्दनाक रिमाइंडर है कि एंजो असल में किस चीज को बचाने के लिए ये जंग लड़ रहा है। एंजो उस युवा स्पेनिश रेसर की आंखों में आंखें डालता है और उसे खूंखार मासेराटी कारों और घुमावदार पहाड़ी रास्तों के खतरों से आगाह करता है। स्टार्टर का झंडा ऊपर उठता है, एग्जॉस्ट से नीली आग की एक जोरदार लपट निकलती है और डी पोटागो की लाल मशीन स्टार्टिंग रैंप से चीखती हुई नीचे उतरती है और घुप अंधेरी बारिश से भीगी रात में चीरती हुई आगे बढ़ जाती है। एंजो गीले पत्थरों पर बिल्कुल अकेला खड़ा है और उन लाल टेल लाइट्स को कोहरे में गायब होते हुए देख रहा है। उसने अभी अभी अपने दरिंदों को 1000 मील लंबी घुमावदार और खुली आम सड़कों पर खुला छोड़ दिया है, जो खाइयों, अंधे मोड़ों और चीखती हुई भीड़ से घिरी हुई है। मौत की ये मैराथन आधिकारिक तौर पर शुरू हो चुकी है और एंजो ये खौफनाक सच्चाई जानता है कि अंधेरे में कहीं न कहीं मौत पहले से ही उनका इंतजार कर रही है। इटली के देहाती इलाकों में सूरज की लालिमा छाने लगती है, लेकिन वहां कोई गर्माहट नहीं है, सिर्फ बेतहाशा हॉर्स पावर की बहरी कर देने वाली खौफनाक चीखें गूंज रही है। मिल मिगलिया रेस पूरे उफान पर है। सीधी स्पाट आम सड़कों पर लाल फेरारी कारें एक खूंखार झुंड की तरह शिकार पर निकली है और सुबह के आम ट्रैफिक के बीच से शाम की तरह रास्ता बना रही है। सबसे आगे स्टर्लिंग मॉस अपनी भारी भरकम मैसराटी को काबू करते हुए लीड लेने के लिए पीटर कॉलिंस से बेहद आक्रामक तरीके से लड़ रहा है। वे एक बहुत ही तीखे लेफ्ट हैंड टर्न बाएं मोड़ की तरफ रॉकेट की तरह बढ़ रहे हैं। कॉलिंस अपने ब्रेक दबाता है, लेकिन मॉस कुछ ऐसा करता है जो किसी की समझ में नहीं आता। वो झटके से अपना स्टीयरिंग व्हील घुमाता है और सीधे सड़क से नीचे उतर जाता है। टॉप स्पीड पर मॉस की कार का ब्रेक पैडल जड़ से पूरी तरह टूट चुका है। उसकी भारी मासेराटी धुंध से भरे एक उबड़ खाबड़ घास के मैदान में अंधी होकर दौड़ने लगती है और धूल के एक उबलते हुए गुबार के बीच रुकने से पहले अपनी रफ्तार कम करने की जद्दोजहद करती है। मासेराटी का सबसे अनमोल हीरा एक ही झटके में रेस से बाहर हो चुका है। बाजी पड़ रही है और हर एक मील के साथ दाव और भी जानलेवा होते जा रहे हैं। खून की गंध सूंघकर फेरारी का झुंड अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है और रवेना की तंग मध्ययुगीन सड़कों को चीरता हुआ आगे बढ़ता है। वे चीखते हुए फैंस के ठीक सामने से गुजरते हैं, पुआल के बैरियर्स और दर्शकों से महज कुछ इंच के फासले से बचते हुए। लेकिन असली इम्तिहान तो उन खौफनाक बादलों से घिरे पहाड़ी दर्रों में होना बाकी है। यहीं पर अल्फोंसो डी पोटागो खुद को मासेराटी की आखिरी उम्मीद जीन बहरा के साथ एक हाई स्पीड डेथ मैच मौत के खेल में फंसा हुआ पाता है। ये बिल्कुल वही खौफनाक मंजर है जो फ्रांस में घटा था। दो कारें अगल बगल एक बहुत ही संकरे और नीचे की तरफ जाते राइट हैंडर मोड़ की तरफ उड़ती हुई जा रही है। लेकिन इस बार डी पोटागो को एंजो का वो खौफनाक लेक्चर याद आता है। इस बार वो रईस स्पेनिश नौजवान एक्सेलरेटर से अपना पैर हटाने से साफ इनकार कर देता है। वो मौत की आंखों में सीधा घूरता है। दोनों कारों के भारी पहिए एक दूसरे से टकराते हैं। अपनी लाइन रास्ता न बचा पाने के कारण बहरा की मासेराटी को बेरहमी से किनारे से नीचे धकेल दिया जाता है। वो एक क्रैश हुए हवाई जहाज की तरह खड़ी पहाड़ी ढलान से नीचे गिरती है और नीचे सड़क पर गिरते हुए उसके टायर और एग्जॉस्ट पाइप हवा में उड़ जाते हैं। मासेराटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। फेरारी ये जंग जीत चुकी है। लाल कारें चीखते हुए बोलोगना के आखिरी बड़े चेक पॉइंट में एंट्री लेती है और फेरारी पिट में खुशी और जश्न का माहौल है। मासेराटी के पूरी तरह से बाहर हो जाने के बाद एंजो के ड्राइवर्स लीडर बोर्ड पर राज कर रहे हैं, लेकिन इस थका देने वाली और दर्दनाक रेस ने मशीनों को अंदर तक तोड़कर रख दिया है। कॉलिंस एक पूरी तरह से चकनाचूर हो चुके ट्रांसमिशन के साथ अंदर आता है। तजुर्बेकार टारूफी कांपते हुए और काले तेल और धुएं से लथपथ होकर अपनी कार से बाहर लड़खड़ाता है। उसकी कार का एक्सल मुड़ चुका है और गियर्स टूट चुके हैं। एंजो जो पिंजरे में बंद किसी शेर की तरह चक्कर काट रहा है, टारूफी पर चिल्लाता है कि वो वापस कार में बैठे और रेस पूरी करे। वो उसे बेरहमी से चेतावनी देता है कि अगर उसने कार को और कोई नुकसान पहुंचाया तो उसका हर्जाना उसे अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तभी डी पोटागो गैस स्टेशन में दहाड़ता हुआ दाखिल होता है। उसकी भारी भरकम 335 कार को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ी रास्तों की उस खूंखार लड़ाई में उसका फेंडर पिचक चुका है। पिट में मौजूद तनाव अचानक चरम पर पहुंच जाता है। एंजो का चीफ इंजीनियर चिटी घुटनों के बल बैठ जाता है और डी पोटागो के आगे वाले राइट टायर को घूरने लगता है। उसका रबर बेहद खतरनाक हद तक घिस चुका है। मैकेनिक पागलों की तरह नए टायर्स का सेट बाहर निकालते हैं, लेकिन उन कुख्यात वायर व्हील्स को बदलने में कीमती मिनट बर्बाद हो जाएंगे, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। डी पोटागो के अंदर एड्रेनालाइन और शुद्ध गुस्सा उबल रहा है। वो किसी भी कीमत पर अपनी टीम के साथियों को पछाड़कर ये जीत हासिल करना चाहता है। वह एंजो पर चिल्लाता है, समय बर्बाद करने से साफ इनकार करता है और मांग करता है कि वे सिर्फ प्रेशर चेक करें। एंजो हिचकिचाता है, उस फटे हुए रबर को घूरते हुए। ये एक बेहद दर्दनाक और सबसे बड़ा जुआ है। या तो सुरक्षित खेलें और अपनी लीड गवा दे, या फिर एक कमजोर पहिए के भरोसे सब कुछ दाव पर लगा दे। एंजो अपने इंजीनियर को ऑफसाइड टायर चेक करने को कहता है, लेकिन डी पोटागो का नेविगेटर जिद करता है कि टायर बिल्कुल ठीक है। डी पोटागो आखिरी फैसले का इंतजार भी नहीं करता। भीड़ में से एक पागल फैन औरत अचानक सिक्योरिटी घेरा तोड़कर आगे आती है और ड्राइवर के हाथों में फूलों का एक खूबसूरत गुलदस्ता थमा देती है। इस देरी से झुंझलाकर डी पोटागो कार गियर में डालता है, एक्सेलरेटर को जोर से दबाता है और बेहद खूंखार तरीके से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वो लाल मशीन पियाजा से रॉकेट की तरह बाहर निकलती है, उसका नेविगेटर लापरवाही से उन फूलों को अपने कंधे के पीछे फेंक देता है। उन फूलों की चमकीली पंखुड़ियां हवा में बिखर जाती है, जो कि एक इंसान के अपनी ही कब्र की तरफ अंधे होकर दौड़ने का एक खौफनाक और काव्यात्मक मंजर है। फिनिश लाइन अब 20 मिनट से भी कम की दूरी पर है। सीधी और सपाट सड़क के दोनों तरफ कतार में लगे चिनार के पेड़ों के बीच गाइडेजोलो गांव एक शांत इंतजार में खड़ा है। आसपास के परिवार और छोटे बच्चे डामर की सड़क के किनारे उत्सुकता से खड़े हैं। इन लेजेंडरी लाल कारों को अपने छोटे से फार्म हाउस के सामने से गरजते हुए देखने के रोमांच में डूबे हैं। कॉलिंस धूल के एक तूफान के बीच से गुजरता है और उसके ठीक पीछे टारूफी है। तभी पेड़ों के बीच डी पोटागो के भारी V12 इंजन की कान फाड़
फाड़ देने वाली चीख गूंज उठती है। वो जीत की हवस में पूरी तरह अंधा होकर उस डैमेज हो चुकी 335 कार को उसकी आखिरी फिजिकल लिमिट तक धकेल रहा है। लेकिन सूरज की तपिश से जलती उस सड़क पर एक बहुत छोटा सा लेकिन जानलेवा मलबा छिपा हुआ है, एक टूटा हुआ रिफ्लेक्टर जिसका किनारा रेजर जैसा धारदार है। जैसे ही डीप ओटागो का वह घिसा हुआ अगला टायर 160 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उस धारदार पत्थर से टकराता है, एक प्रलयंकारी चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। वह टायर एक खौफनाक धमाके के साथ फट जाता है। भौतिकी, फिजिक्स के नियम पूरी तरह से बेरहम होते हैं। 160 मील प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार पर अल्फोंसो डी पोर्टागो का घिसा हुआ अगला टायर सड़क पर छिपे एक रेजर जैसे धारदार टूटे हुए रिफ्लेक्टर से टकराता है। वह भारी रबर एक खौफनाक धमाके के साथ फट जाता है। भारी भरकम फेरारी 335 का पिछला हिस्सा बहुत ही खूंखार तरीके से बाहर की तरफ झूल जाता है और सड़क से उसकी पकड़ पूरी तरह से टूट जाती है। डी पोर्टागो पागलों की तरह स्टीयरिंग व्हील से जूझता है और कार को वापस लाइन में लाने की आखिरी कोशिश करता है, लेकिन उसकी रफ्तार बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। वह 2 टन की लाल मशीन एक प्रलयंकारी झटके के साथ कंक्रीट के माइलेज मार्कर से जा टकराती है। ये खौफनाक टक्कर कार को पलक झपकते ही सड़क के लंबवत परपेंडिकुलर घुमा देती है और उसे हवा में बहुत ऊंचाई पर उछाल देती है, जहां वह एक डरावने अनियंत्रित पंख विंग की तरह काम करने लगती है। वो उड़ती हुई कोर्स से पूरी तरह बाहर हो जाती है और एक मोटे टेलीफोन पोल से टकराती है, जो उस लकड़ी के पोल को बीच से चीरकर 2 टुकड़ों में तोड़ देती है। और फिर असल खौफनाक मंजर शुरू होता है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक हवा में कलाबाजियां खाती हुई खौफनाक रफ्तार से गिरती वो भारी कार और उसमें से निकलते तेज धारदार छर्रे सीधे सड़क किनारे खड़े और खुशी से चीखते उन परिवारों की घनी भीड़ में जा घुसते हैं। इसके बाद का नजारा किसी जहन्नुम से कम नहीं था। रेस की वह कान फाड़ देने वाली दहाड़ पलक झपकते ही उन माता पिता की दर्दनाक चीखों में बदल जाती है, जो उस उड़ती हुई मोटी धूल में पागलों की तरह अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं। आग झपकते ही 9 बेगुनाह दर्शक बेरहमी से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। उस चकनाचूर और धुआं उगलते मलबे के बीच गांव का एक युवा पादरी पूरी तरह से सुन्न होकर चलता है, जिसके हाथ में एक पवित्र वेफर रोटी है। वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी फेरारी के पास पहुंचता है और उसे वहां डी पोर्टागो का कुचला हुआ कटाफटा शरीर मिलता है। एक खौफनाक और दिल दहला देने वाले आखिरी काम में वो पादरी उस ड्राइवर के कटे हुए सिर के खुले मुंह में वो पवित्र रोटी रख देता है। वहां से मीलों दूर ब्रेशिया के उस जीवंत चौक में इस खौफनाक सच से पूरी तरह अनजान एक अलग ही दुनिया चल रही है। ब्रास बैंड एक खुशी और जश्न की धुन बजा रहा है और पीरो तरुफी जिसका चेहरा गाढ़े तेल और एग्जॉस्ट के धुएं से काला पड़ चुका है, विजेता की ट्रॉफी को हवा में ऊंचा उठाता है। फेरारी ने आधिकारिक तौर पर मिल मिगलिया जीत ली है। पूरी भीड़ पागल हो चुकी है और वो जीत हासिल करने वाले ड्राइवर्स पर शैंपेन और अनगिनत फूलों की बारिश कर रही है, लेकिन ये जश्न अंदर से बहुत बेचैन करने वाला है। पीटर कॉलिंस अपनी टीम वैन से लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। वो पूरी तरह से शेल शॉक और सदमे में है और अपनी पत्नी की बाहों में गिर पड़ता है। वहीं पास में एक चहकती हुई लिंडा क्रिश्चियन उस घनी भीड़ में से रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ती है और अपने उस क्लैमर स्पेनिश प्रेमी को उत्सुकता से ढूंढ रही है, इस खौफनाक सच से पूरी तरह अनजान की वह पहले ही मारा जा चुका है। जब रात का अंधेरा छाता है, एंजो फेरारी गाइडेजोलो के उस खून से सने क्रैश साइट पर पहुंचता है। वो शांत गांव की सड़क अब पुलिस की कारों और इमरजेंसी गाड़ियों की चमकती हुई बत्तियों से भयानक लग रही है। प्लास्टिक की चादरों में लिपटी लाशों को धीरे धीरे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। 335 के मुड़े तुड़े टुकड़े अभी भी ऊपर पेड़ों की शाखाओं में बेरहमी से फंसे हुए हैं। एक तबाह हो चुकी माँ, जिसकी ड्रेस खून से बुरी तरह सनी हुई है, पुलिस की लाइन को तोड़कर आगे आती है और एक बेहद दर्दनाक चीख के साथ रोने लगती है। एंजो उस अंधेरे में पूरी तरह से सुन्न और टूट कर खड़ा रह जाता है। उसने अपने खतरे के दीवाने ड्राइवर्स की मौतों के लिए तो अपने दिल को पत्थर कर लिया था, लेकिन उसके ही बनाए लोहे से बेगुनाह बच्चों के इस बेरहम कत्लेआम ने उसकी रूह को पूरी तरह से चीर कर रख दिया है। उसका चीफ इंजीनियर चिटी उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और व्हील रिम पर लगे एक गहरे बाहरी कट की तरफ इशारा करता है, जो ये साबित करता है कि ये सड़क पर पड़े किसी जानलेवा मलबे की वजह से हुआ था, न कि किसी खराब टायर की वजह से। लेकिन मातम मना रही इटली की जनता के लिए इस तकनीकी सफाई का कोई मतलब नहीं था। वापस मारानेलो फैक्ट्री में आर्क लैंप की उस ठंडी रोशनी के बीच डी पोर्टागो के चेसिस के मुड़े तुड़े मलबे को बेरहमी से बुनियाद कबाड़ खाने में फेंक दिया जाता है। एंजो उस आधे अंधेरे में बिल्कुल अकेला बैठा है और उस तबाह हो चुकी मशीन को खाली नजरों से घूर रहा है। वह नीचे झुकता है और मुड़े हुए ट्रांसमिशन टनल के पीछे से प्यार से एक मुरझाया हुआ फूल निकालता है, जो बोलोगना में मिले उस उतावले फैन की एक खौफनाक निशानी है। अपने ऑफिस के उस गहरे सन्नाटे में वापस आकर वो लिंडा क्रिश्चियन के होटल के कमरे का नंबर डायल करता है। जब वो फोन उठाती है तो वो अपनी सबसे गहरी लेकिन खोखली सांत्वना उसे देता है, लेकिन लिंडा न तो चीखती है और न ही उसे कोसती है। इसके बजाय वो रोने लगती है और एक बेहद शांत लेकिन दिल दहला देने वाला वार करती है। वह एंजो से कहती है कि वो उसे दोष नहीं देती, क्योंकि डी पोर्टागो ने इस खेल के जानलेवा खतरे को पूरी तरह से अपना लिया था। फिर वो धीरे से फुसफुसाती है, मदद की जरूरत तुम्हें है एंजो, और बहुत प्यार से फोन काट देती है। एंजो मोडेना में अपनी हवेली में एक पूरी तरह से टूट चुके इंसान की तरह वापस लौटता है। सड़कें आक्रामक रिपोर्टर्स और चमकते टेलीविजन कैमरों से भरी पड़ी हैं, जो सभी उसे कातिल बता रहे हैं और उसकी पूरी बर्बादी की मांग कर रहे हैं। वो सीढ़ियां चढ़कर लौरा के पास पहुंचता है, जो उस अंधेरे मोमबत्ती की रोशनी वाले लिविंग रूम में उसका इंतजार कर रही है और उस खौफनाक खबर का साइलेंट ब्रॉडकास्ट टीवी पर देख रही है। एंजो पूरी तरह से हार चुका है। वो उसे बताता है कि बैंक ने उसका भारी भरकम चेक कैश कर लिया है, वे पूरी तरह से दिवालिया हो चुके हैं और फेरारी एम्पायर खत्म हो चुका है। लेकिन लौरा, वो औरत जिसने कुछ ही दिन पहले उस पर गोली चलाई थी, कुछ ऐसा करती है जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। वो ताने नहीं मारती, इसके बजाय वो मेज पर रखे नोटों की उन मोटी बंधी हुई गड्डियों की तरफ इशारा करती है। ये वही पैसा है जो उसने उससे जबरन वसूला था। वो उससे कहती है कि इसे ले लो, इसका इस्तेमाल पत्रकारों को रिश्वत देने, पाखंडियों को चुप कराने और उस लेजेंडरी कंपनी को बचाने के लिए करो जिसे उन्होंने मिलकर बनाया था। ये एक बहुत बड़ी चौंकाने वाली लाइफलाइन थी। लेकिन एंजो फेरारी की इस बेरहम दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। लौरा अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके हाथ को मजबूती से पकड़ती है और अपना आखिरी पत्थर की लकीर जैसा अल्टीमेटम देती है। वो उसे बचाने के लिए पैसा देगी, लेकिन इसके बदले में जब तक वो जिंदा है वो अपने नाजायज बेटे पियरो को कभी भी कानूनी तौर पर फेरारी का नाम नहीं देगा। एंजो उस औरत को घूरता है जिससे उसने कभी प्यार किया था। वो
धरती की सबसे जानलेवा रेस से जिंदा बचकर वापस आ गया है, लेकिन उसकी विरासत की आखिरी और सबसे बड़ी कीमत अभी अभी उसके सामने रखी गई है। लार्गो गरिबल्डी हवेली के उस दमघोंटू मोमबत्ती की रोशनी वाले सन्नाटे में हवा और भी ज्यादा भारी हो जाती है। एंजो फेरारी मेज पर रखे नोटों की उन बंधी हुई गड्डियों को देखता है और फिर अपनी पत्नी के सख्त आंसुओं से भीगे चेहरे की ओर देखता है। लौरा उसे वो आखिरी सहारा दे रही है, वो आर्थिक हथियार जो प्रेस को रिश्वत देने, गिद्धों को दूर रखने और लेजेंडरी फेरारी एम्पायर को पूरी तरह से तबाह होने से बचाने के लिए जरूरी है। लेकिन इसकी कीमत एक बेरहम मनोवैज्ञानिक बदला है। उसका पैसा लेने के लिए उसे एक अटूट खूनी समझौते पर राजी होना होगा। जब तक लौरा जिंदा है, उसका नाजायज बेटा पिएरो कभी भी कानूनी तौर पर फेरारी का नाम नहीं ले सकेगा। ये एक बेहद दर्दनाक और रूह कंपा देने वाला अल्टीमेटम है। एंजो एक ऐसा इंसान है जो समय और दूरी को जीतने के लिए इंजन बनाता है, फिर भी वो एक माँ के दुख के सामने पूरी तरह से बेबस है। वो उस औरत को देखता है जिससे उसने कभी प्यार किया था, वो पार्टनर जिसने इस खून से सने साम्राज्य को बनाने में उसकी मदद की थी। बैकग्राउंड में चुपचाप चल रहा टेलीविजन टिमटिमा रहा है, जो मिल मिगलिया की खौफनाक तबाही को उनके शांत लिविंग रूम में दिखा रहा है। धीरे धीरे एक भारी मन से एंजो हामी भरता है। वो उस दर्दनाक सौदे को स्वीकार कर लेता है। कंपनी तो बच जाएगी, लेकिन उसका जिंदा बेटा फेरारी की विरासत के साए में हमेशा के लिए एक भूत बनकर रह जाएगा। घंटों बाद वो अंधेरी खौफनाक रात आखिरकार मोडेना के ऊपर एक ठंडी सुनहरी सुबह में बदल जाती है। रेस की वह बेतहाशा कान फाड़ देने वाली दहाड़ गायब हो चुकी है और उसकी जगह सैन कैटल्डो कब्रिस्तान के एक डरावने पूर्ण सन्नाटे ने ले ली है। एंजो धीरे धीरे उस विशाल बंद केंद्रीय प्रांगण को पार करता है, जबकि ठंडी सुबह की हवा में पक्षी चहचहाने लगते हैं। कब्रिस्तान की विशाल दीवारें मोडेना के सबसे पुराने परिवारों की राख को समेटे हुए हैं, जो इंसानी महत्वाकांक्षा के नाजुक और क्षणभंगुर होने का एक कठोर रिमाइंडर है। एंजो पिछले दिन के कत्लेआम का भारी बोझ उठाए हुए फेरारी परिवार के विशाल मकबरे की अपनी रोजमर्रा की एकांत तीर्थ यात्रा कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो पत्थर के उस स्मारक के पास पहुंचता है, वो ठिठक कर रुक जाता है। ठंडे पत्थर की बेंच पर बिल्कुल अकेला सर्दियों के कोट में लिपटा हुआ एक युवा लड़का बैठा है। वो पिएरो है। एंजो पूरी तरह से सुन्न रह जाता है। वो लड़के से पूछता है कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, और पिएरो चुपचाप बताता है कि परिवार का ड्राइवर जायसेप उसे लेकर आया है। एंजो को तुरंत उस गहरे अनकहे सच का एहसास हो जाता है। लौरा ने उस लड़के को भेजा है। उसके अपने उलझे हुए गहरे घावों वाले तरीके से ये शांति की एक मूक पहल है, उस बच्चे के वजूद की एक स्वीकृति है, भले ही वो उसे परिवार का नाम देने से बेरहमी से इनकार कर रही हो। एंजो अपने उस वारिस के बगल में बैठ जाता है जिसे उसने कभी दुनिया के सामने नहीं अपनाया। वो पिएरो को बताता है कि वो और उसकी माँ अब आखिरकार सीक्रेट कंट्री फार्म हाउस से निकलकर मोडेना शहर में आ जाएंगे। पिएरो एक बच्चे की मासूम और थोड़ी संकी मुस्कान के साथ पूछता है कि क्या शहर में टेलीविजन का रिसेप्शन सिग्नल बेहतर होगा। एंजो एक हल्की सी टूटे हुए दिल वाली मुस्कान के साथ उसे यकीन दिलाता है कि वो बहुत बेहतर है। फिर वो लड़का एक ऐसा सवाल पूछता है जो एंजो के दिल को सीधे चीर कर रख देता है। वो अपने पिता की ओर देखता है और उत्सुकता से पूछता है कि क्या उन्होंने रेस से पहले अल्फोंसो डी पोर्टागो का ऑटोग्राफ लिया था। गुई डिजोलो की वो खौफनाक खून से सनी हकीकत एंजो के दिमाग में बिजली की तरह कौंध जाती है। कटा हुआ सिर, फटे हुए टायर और बेरहमी से मारे गए वो बेगुनाह बच्चे। वो उस दर्दनाक सच को निगल जाता है। उस बच्चे की मासूमियत की रक्षा करता है और बस इतना जवाब देता है कि हाँ, उसने ऑटोग्राफ ले लिया था। एंजो खड़ा होता है और धीरे से पिएरो का छोटा सा हाथ अपने हाथ में ले लेता है। वो अपने जिंदा बेटे की ओर देखता है और फिर पत्थर के उस ठंडे मकबरे की तरफ जहाँ उसका मृत बेटा लेटा है। चलो, एंजो उस जमा देने वाली सुबह की हवा में धीरे से फुसफुसाता है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलाता हूँ। जैसे ही वे दोनों आकृतियां धीरे धीरे उस मकबरे की ओर बढ़ती है, एंजो फेरारी की जिंदगी के वो दो बुरी तरह से टूटे हुए हिस्से आखिरकार एक दर्दनाक मुकाम पर आकर मिल जाते हैं। इस खौफनाक हादसे के बाद गुई डिजोलो में हुए प्रलयंकारी एक्सीडेंट के लिए एंजो फेरारी पर आधिकारिक तौर पर गैर इरादतन हत्या मैनस्लॉटर का आरोप लगाया गया। इटली की न्याय व्यवस्था को किसी एक बलि के बकरे की तलाश थी, लेकिन एक लंबी और थका देने वाली कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने एंजो को पूरी तरह से बरी कर दिया। फिर भी इस खेल की खौफनाक इंसानी कीमत जस की तस बनी रही। जिन निडर युवा ड्राइवर्स ने उसकी मशीनों को चलाया, वे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाते रहे। पीटर कॉलिंस और माइकल हॉथॉर्न दोनों 1957 और 1959 में खौफनाक रेसट्रैक और सड़क हादसों में मारे गए। रेसिंग ने कभी कोई रहम नहीं दिखाया, नहीं कोई रूमानी महिमा दी, सिर्फ एक नाजुक हिंसक मोड़ दिया जहां एक सेकंड के भी हिस्से में सब कुछ तबाह हो सकता था। इस अथाह दमघोंटू दुख और डामर पर बहे खून के बावजूद एंजो आगे बढ़ता रहा। अगले ही साल उसने चमत्कारिक ढंग से वर्ल्ड चैंपियनशिप फिर से जीत ली और उसकी लाल कारों ने मोटर रेसिंग में खुद को एक निर्विवाद अजय ताकत के रूप में स्थापित कर लिया। एक ऐसी विरासत जो आज तक कायम है। लेकिन सबसे बड़ा और गहरा फैसला गरजते इंजनों से बहुत दूर हुआ। सालों बाद जब आखिरकार लौरा फेरारी का निधन हुआ, तभी वो लोहे जैसा सख्त समझौता टूटा। जो लड़का उस ठंडे कब्रिस्तान में इंतजार कर रहा था, उसे आधिकारिक तौर पर इकलौते वारिस के रूप में मान्यता मिली और वो आखिरकार उस लेजेंडरी नाम को आगे बढ़ाने के लिए परछाइयों से बाहर आया। पिएरो फेरारी। तो दोस्तों, ये थी फेरारी 2023 की पूरी कहानी। ये सिर्फ तेज रफ्तार कारों की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कारें बनाई, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में लगातार अपनों को खोता गया। एक तरफ जीत का जुनून, दूसरी तरफ परिवार का दर्द, और इन दोनों के बीच खड़ा था एक ऐसा इंसान जिसके लिए हर जीत की कीमत किसी न किसी की जिंदगी थी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन के साथ। धन्यवाद।